देखिए बच्चों, कल आपको पढ़ाया गया था एम्पियर का परिपथीय नियम और उसका एक अनुप्रयोग। एम्पियर के परिपथीय नियम का जो दूसरा अनुप्रयोग है वो है कि किसी लंबी धारावाही परिनालिका हो तो उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। कल ही हमने आपको बताया था कि धारावाही परिनालिका किसे कहते हैं। धारावाही परिनालिका होती है किसी लकड़ी का बोर्ड हो या चीनी मिट्टी का हो, बेलनाकार बर्तन, उसके ऊपर विद्युत रोध या इंसुलेटेड वायर हो जो लपेटा गया हो, वो आपका कहलाता है धारावाही परिनालिका। तो धारावाही परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, जैसे जो आपका धारावाही परिनालिका है वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। जैसे मान लें ये आपका चीनी मिट्टी का बना हुआ बर्तन है और इसके ऊपर आपने तांबे के तार को बाउंड किया हुआ, इसे लपेटा हुआ है और इसको आपने एक सेल से जोड़ दिया। अब ये जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अगर मान लें या आप अगली क्लास में पढ़ोगे कि हम इसमें डायरेक्शन कैसे निर्धारित करते हैं कि कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है। जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वो नॉर्थ और साउथ डिसाइड करते हैं। यहाँ से जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो ऐसे निकलती हैं, ठीक है, ये इस तरह से। तो चुंबक के भीतर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो इसकी अक्ष के समांतर और एक समान होती है। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि बाहर की तुलना में जो भीतर चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रबल होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसके लिए मानते हैं कि जो बहुत दूर का कोई बिंदु अगर हम ले लें तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, शून्य होगा, लगभग शून्य। शून्य तो नहीं होता, लेकिन ये मान लिया जाएगा कि इसका प्रभाव कुछ ज्यादा दूरी पर अगर हम कोई बिंदु ले लें तो वहां पे उसके चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव शून्य है। तो इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए हमने एक धारावाही परिनालिका लिया, उस धारावाही परिनालिका में जैसे सपोज करिए ये आपकी धारावाही परिनालिका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम वायर को बाउंड करके नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन मानिए कि तार लपेटा गया हुआ है और जो करंट की डायरेक्शन है वो आप अपनी बुक में भी देखोगे ऐसे बना हुआ होगा, इस तरह से। यहाँ पे डॉट बना होगा और इससे इधर क्रॉस बना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि तार के एक फेरे में जो एक फेरा है उसमें करंट बह रहा है I0 और इस परिनालिका की एकांक लंबाई में n फेरे हैं, यानी कि इसकी एकांक लंबाई में नंबर ऑफ टर्न्स कितना हुआ है, स्मॉल n, और एक में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I0, ठीक है। अब अगर यहां से पूछा जाए कि अच्छा मान लीजिए यहां पे हम एक बंद लूप लेते हैं, ये आपने बंद लूप ले लिया, लूप आपने ले लिया, ये A, B, C और D, ठीक है। जब आपने लूप की डायरेक्शन ले ली, A B C D आपने एक लूप ले लिया, इसमें जो लूप की लाइन AB है वो इस परिनालिका की अक्ष के समांतर है, जो इसकी साइड BC और AD है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वैसे होंगी इस तरह से। तो यहाँ पे तो ये चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा हुई,
लेकिन बाहर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, यानी कि अगर ये बी की डायरेक्शन है और ये डी एल की डायरेक्शन, तो बीच का एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद अगर हम सिर्फ एम्पियर का परिपथीय नियम लगाएं तो हम कहेंगे कि एम्पियर के परिपथीय नियम से इस लूप से होकर के जो कुल चुंबकीय क्षेत्र उसका लाइन इंटीग्रल होगा बी डॉट डी एल, वो इक्वल होगा म्यू नॉट आई के। ठीक है। अब यहाँ पे इसके आगे देखिए, जो ये आपका बंद लूप है ये 4 फेज से मिलकर बना हुआ है, यानी कि आप इसको यहाँ पे सपोज कर लीजिए ये इक्वेशन 1 हो गया, बी डॉट डी एल किसके इक्वल हो जाएगा? आप अगर इसको विद इन लिमिट करें तो एक आप लिख सकते हो ए टू बी, बी डॉट डी एल प्लस बी टू सी, वेक्टर बी डॉट डी एल प्लस सी टू डी, वेक्टर बी डॉट डी एल प्लस डी टू ए, बी डॉट डी। यही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना। अब देखिए यहाँ पे जब भी हमने आपको बताया कि जो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और ये DL की डायरेक्शन है, तो B और DL के बीच का एंगल 90 है, यानी कि साइड BC में भी एंगल 90 होगा। B डॉट DL तो B DL cos थीटा आप लिखोगे, तो यहाँ पर भी एंगल 90 बनेगा cos 90, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। और साइड DA के लिए जब आप लिखोगे ये D टू A आप लिखोगे, इसके लिए भी क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही हुई, तो यहाँ पर भी B और DL के बीच का एंगल कितना है? 90 हुआ। तो आपका यहाँ से ये टर्म भी 0 हो जाएगा और D टू A ये टर्म भी क्या हो गया? 0 हो गया। क्यों? क्योंकि B और DL के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। और जो तीसरा है आपका C टू D, ये माना जाता है कि ये परिनालिका के अक्ष से ज्यादा दूर है, और जो परिनालिका की अक्ष से ज्यादा दूर होगा वहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र क्या मान लिया गया है? शून्य। तो आप ये देखते हो कि ये तीनों टर्म्स क्या हो जाएंगे? 0। तो जो टोटल क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो हो जाएगा B डॉट डी एल इज इक्वल टू A टू B डॉट डी एल। यहाँ B और DL के बीच का एंगल 0 है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इसका जो ये AB है इसके बीच का एंगल कितना है? 0। अब अगर हम कह दें कि इसकी लंबाई जो है x है, इसकी लंबाई कितनी है? x, तो DL टोटल किसके इक्वल हो जाएगा? आप अगली लाइन में इसको लिख सकते हो A टू B DL cos 0। B को अगर आप बाहर निकाल लेते हो तो ये बचा B इंटीग्रेशन A टू B DL, और DL की लेंथ कितनी आपने मान ली है? x, तो ये आपका हो गया BX। ये आप इसी को ऐसे लिख सकते हो B डॉट DL इज इक्वल टू BX। ये आपका हो गया इक्वेशन 2। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपने ये माना हुआ है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n है, यानी कि फेरों की संख्या n है, और तार के एक फेरे में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I0 है, ये I0। तो जो इक्वेशन फर्स्ट है, I की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर कुल धारा I हो तो I का मान क्या हो जाएगा? लंबाई इसकी x है, अगर एकांक लंबाई में n फेरे हैं तो x लंबाई में कितने फेरे होंगे? nx। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि कुंडली परिनालिका में प्रवाहित
कुल धारा I किसके इक्वल होगा, यानी कि परिनालिका की लंबाई ले लीजिए x है, इसकी एकांक लंबाई में n फेरे तो x लंबाई में nx, और एक फेरे में अगर I0 करंट फ्लो हो रहा है तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, I0 n I0 n x। तो जो इक्वेशन 1 है आप उसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, I की प्लेस पे आप लिख सकते हो I0 nx, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I0 nx। इसको आप मान लीजिएगा आप इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 देखिए b डॉट dl की वैल्यू ये भी है और b डॉट dl की वैल्यू ये भी है। आपको क्या मिल गया, bx इज इक्वल टू म्यू 0 I0 n x, x से x कैंसिल, तो b किसके इक्वल मिल गया, म्यू 0 I0 n। ठीक है, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का मान, कहां पे, परिनालिका की के भीतर किसी भी बिंदु पर। ये इसके डायमीटर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन सिर्फ कंडीशन क्या है कि परिनालिका कैसी होनी चाहिए, परिनालिका की लंबाई ज्यादा हो। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई परिनालिका दी गई हो जिसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई कितनी परिनालिका की L हो, और इसकी पूरी लंबाई में जो तार के फेरों की संख्या हो वो n हो, तो आप यहां से ये तो निकाल ही लोगे कि ज्ञात लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू n बाई L। ठीक है, तब यहाँ पे इसके बीच में किसी भी बिंदु पर अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो B बराबर होता है म्यू नॉट n I अपान 2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये सिर्फ आप फार्मूला याद रखिएगा, ये आपके सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है, न्यूमन नहीं है, लेकिन इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको कंपटीशन के एग्जाम में या ऐसे भी मिलते हैं। तो अगर ये परिमित लंबाई का हो, बहुत आपको उसकी लंबाई ज्ञात हो, बहुत ज्यादा लंबाई का न हो, तो उसके लिए वहां पे आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट n I बाई 2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। अब इसमें कंडीशंस अगर दी जाएं, जैसे अभी हमने आपको बताया कि अधिक लंबाई का अगर सोलेनॉइड हो, अगर ये ज्यादा लंबाई का होगा तो वहां पे थीटा 1 0 और थीटा 2 क्या हो जाएगा, पाई। यानी कि अगर ये बहुत लंबा हो तो थीटा 1 0 और थीटा 2 पाई। तो लंबी परिनालिका के लिए यहां देखिए थीटा 1 इज इक्वल टू 0 और थीटा 2 इज इक्वल टू पाई। तब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी बिंदु पर, भीतर के किसी बिंदु पर, तो वो B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट n I बाई 2 cos थीटा 1, cos 0 की वैल्यू cos 0 माइनस cos 180, एक की वैल्यू cos 0 की वैल्यू होती है 1 और cos 180 की वैल्यू -1। तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट n I बाई 2 cos 0 की वैल्यू 1 माइनस और cos 180 की -1, तो माइनस माइनस प्लस, आप इसको लिख लोगे, ये हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट n I बाई 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, आपको मिल जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट n I। ठीक है, अब अगर इसी में ये कह दे, ये तो कंडीशन हो गया लंबी परिनालिका के लिए, आप इसी फार्मूले से इसको भी फाइंड कर सकते हो। अगर ये कह दे कि यहाँ पे
ये पॉइंट P यहाँ पे न होके किसी एक सिरे के समीप हो, यहाँ पे आ जाए। अगर ये यहाँ पे आ जाएगा इसके समीप और ये लंबी परिनालिका है किसी एक सिरे पर, तो एक सिरे पर ये आएगा तो ये एंगल तो आपका और बड़ा हो जाएगा, जीरो के समीप हो जाएगा। और यहाँ से ये एंगल कितने का बन जाएगा? 90 डिग्री का। जैसे कि अगर आप यहाँ से एंगल बनाओगे तो ये एक लाइन यहाँ गया और एक यहाँ गया, तो ये θ1 हो गया और ये एंगल कितना हो गया? θ2। तो अगर बिंदु P आपका यहाँ पे आ जाए परिनालिका के एक सिरे पर, तो परिनालिका के किसी एक सिरे पर मान लीजिए हमने ये सिरा ले लिया कि पॉइंट P यहाँ पे है। अगर पॉइंट P आपका यहाँ पे हुआ तो किसी एक सिरे पर जब आप लेंगे तो θ1 की वैल्यू तो 0 हो गई और θ1 की वैल्यू 0 हुई और θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी π/2। ठीक है। अब θ1 की वैल्यू 0 और θ2 π/2, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b = μ0 ni/2 और यहाँ से cos 0 माइनस cos π/2। cos 0 की वैल्यू 1 और cos 90 या π/2 की वैल्यू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा b = μ0 ni/2 1 माइनस 0, या b मिल जाएगा μ0 ni/2। अब इन दोनों फार्मूलों से क्या कंक्लूजन निकला? देखिए कि कुंडली की अक्ष के बीच के किसी भी बिंदु पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है और जो किनारे पर वैल्यू है किसी एक सिरे पर जो वैल्यू है वो μ0 ni/2 और जो बीच के किसी भी बिंदु पर है वो वैल्यू है μ0 ni। इससे क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकलता है कि परिनालिका के सिरे पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो बीच के किसी बिंदु पर के चुंबकीय क्षेत्र के मान का आधा होता है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र का मान परिनालिका के सिरे पर आधा होगा किसके मान का? जो चुंबकीय क्षेत्र का मान उस परिनालिका के भीतर के किसी। ठीक है। और दूसरी बात ये कि परिनालिका की जो थिकनेस है, इसकी जो डायमीटर है, उस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। ठीक है। दूसरा आपका है उपयोग, जो इसको कहा जाता है टोरॉयड या इसको हम कहते हैं सिरेहीन परिनालिका। पहले आप ये जानिए कि सिरेहीन परिनालिका क्या है। इसको हम टोरॉयड भी बोलते हैं। जैसे ये आपकी कुंडली है, ये आपका धारावाही परिनालिका है। ठीक है। इस धारावाही परिनालिका के दोनों सिरों को आपस में ऐसे मिला करके जोड़ दीजिए। यानी कि ये एक गोलाई का रूप धारण कर ले। यानी कि ये इस तरह का जब हो जाए, ये मान लीजिए ये आपका आपने चीनी मिट्टी या बेलन का, इसको आपने इस रूप में मोड़ दिया। अब इसमें जो तार हैं ये इस तरह से लपेटे गए हुए हैं। ये जो आकार है यही क्या कहलाता है आपका? इसी को बोलते हैं टोरॉयड। अब इसमें टोरॉयड क्या है? ये आपका धारावाही परिनालिका ही है। इसको हम कहते हैं कि सिरेहीन परिनालिका। सिरेहीन परिनालिका का मतलब इस जो परिनालिका आपकी है इसमें तो सिर है, जैसे आप कह सकते हो कि ये स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, और इसमें कहीं से सिरेहीन
ठीक है, यानी कि इसी परिनालिका को आप एक सर्किल के रूप में मोड़ दें, वही आपका क्या कहलाता है, ये आपका टोरॉयड है। इसी को हम कहते हैं कि सिरेहीन परिनालिका। जो आपको दूसरा पढ़ना है इसका उपयोग कि सिरेहीन परिनालिका के भीतर और बाहर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, अब आपका है टोरॉयड के भीतर, टोरॉयड की जो ये टोरॉयड है आपका, टोरॉयड की कोड के भीतर मान लीजिए कोई बिंदु है P, जिसकी भी इस टोरॉयड के केंद्र से दूरी है A। आपको और इसमें जो टोरॉयड है इसमें धारा बह रही हो I0 और इसके भी प्रति एकांक लंबाई पर जो फेरों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो आपकी है स्मॉल m, और इसमें करंट फ्लो हो रहा हो I0। अब एम्पियर के परिपथी नियम से अगर इसमें धारा I बह रही हो, कुल धारा I हो, तो एम्पियर का परिपथी नियम क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ B TL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ठीक है, जहां I क्या है, ये पूरे परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा है। यहां पे अब देखिए, इसको मान लीजिए अगर ये इसकी पूरी ये एकांक लंबाई में नंबर ऑफ टर्न्स है n, तो पूरी इसकी परिधि की लंबाई में कितने टर्न्स होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, n इंटू 2 पाई a। तो टोटल करंट I क्या हो गया, टोटल करंट I किसके इक्वल हो गया, अगर एक में धारा I0 फ्लो हो रही है और नंबर ऑफ टर्न्स टोटल n इंटू 2 पाई a है, तो I किसके इक्वल हो गया, I0 इंटू n इंटू 2 पाई a, या I n इंटू I0 n इंटू 2 पाई a। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसी को लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I की जगह पे I0 n 2 पाई a। ये आपका हो गया इक्वेशन 1, और ये आपने कहां से लिखा हुआ है, एम्पियर सर्किट क्लास है, एम्पियर सर्किटल क्लास है। ये हो गया B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I, और यही आपको क्या मिल गया, म्यू नॉट I0 n इंटू 2 पाई a। ठीक है, अब अगर इसी को यहाँ पे आपको जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में करना है, अगर आप ये कहें कि वेक्टर B डॉट dl, यहाँ पे देखिए कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, यानी कि B की दिशा dl की दिशा में ही है, यानी कि B और dl के बीच का एंगल कितना है, 0 है। ये हो गया B इंटू dl cos 0, तो cos 0 की वैल्यू 1, यह आपका हो गया B इंटू dl। अगर हम B को बाहर कर लें तो यहाँ पे क्या मिला, dl, और dl का इंटीग्रेशन टोटल सरकमफेरेंस इसका किसके इक्वल होगा, dl की वैल्यू 2 पाई a, तो ये हो गया B इज इक्वल टू 2 पाई a। अब यहाँ से देखिए, ये आपका हो गया B इंटू dl, ये हो गया B इंटू 2 पाई, इसको मान लें इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, B इंटू 2 पाई a इज इक्वल टू
म्यू नॉट आई नॉट एन इंटू 2 पाई ए। 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल, आपको क्या मिल जाएगा? b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट एन। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र टोरॉइड के भीतर किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो किसके बराबर है? म्यू नॉट आई नॉट एन। ठीक है। अब इसी में है कि अगर कोई टोरॉइड के भीतर या टोरॉइड के बाहर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। जैसे अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपका डेरिवेशन हो गया। इससे हट करके आपसे पूछा जाए कि इसके भीतर, इस जो आपका टोरॉइड है, टोरॉइड की क्रोड के भीतर नहीं, टोरॉइड के अंदर के किसी बिंदु पर अगर चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए, जैसे ये आपका सेंटर है और आपसे पूछा जाए इस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। मान लीजिए पॉइंट पे आपका पी डैश यहाँ पे ले लिया। अब देखो बेटा, यहां से अगर पी डैश पे पूछा जाए तो यहां से आप एक सर्कल बनाइए, मान लीजिए इसका रेडियस ए डैश है। अब इस सर्कल के रेडियस पे, पूरे रेडियस के भीतर में कहीं पे करंट फ्लो नहीं हो रहा, यानी कि यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है? 0 है। और अगर करंट की वैल्यू 0 है तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ म्यू नॉट आई इज इक्वल टू 0, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू 0। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? 0। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे इनका रेडियस ए न दे करके क्वेश्चन में 2 रेडियस दे दे, मान लीजिए इसका रेडियस पहले का दे दे a1 और दूसरे का दे दे a2, तो a1 प्लस a2 बाई 2 कर लीजिए। ठीक है। और यही एम्पियर के परिपथीय नियम के तीनों उपयोग हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक आपका है अनंत लंबाई का चालक तार हो, दूसरा क्या है? धारावाही परिनालिका हो, और तीसरा क्या है? सिरेहीन परिनालिका।